नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में। तो आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि आज के इस क्लास में हम लोग यूपी बीटीसी यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 के हिंदी प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पेपर कैसे पूछे जाते हैं, पेपर का स्तर क्या होता है, प्रश्नों का स्तर क्या होता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि जो भी स्टूडेंट यूपी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, वो अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम देने जाएँ तो उससे पहले वे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख ले, ध्यान में रख ले कि पेपर का स्तर क्या होता है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही पेपर देने जाएं। तो चलिए हम देखते हैं कि पेपर में क्या क्या चीज़ें रहती है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उन सभी पर हम बात करेंगे और कैसे उसे हम प्रश्नों को लिखें अपने एग्जाम में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पेपर का समय है वह 1 घंटे का समय दिया होता है। यहाँ देख सकते हैं आप सभी लोग स्क्रीन पे, जो पेपर यानी टोटल नंबर है वह 25 नंबर का है। यहाँ आपका निर्देश दिया होता है, देख सकते हैं, जिसमें पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख यानी उनके सामने दिए गए हैं। दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के हैं, जैसे पहला है बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और उत्तरी तथा लघु उत्तरी प्रश्न हैं। बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ जो है, प्रश्नों को सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखें। और जो अति लघुत्तरी प्रश्न है उसे लगभग 30 शब्दों में लिखना है, आप लोग ध्यान रखें। और जो लघु उत्तरी प्रश्न है उसे लगभग 50 शब्दों में लिखना है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को एक बार दिखा देते हैं कि किस टाइप के प्रश्न हैं, यहाँ देख सकते हैं यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं बहुविकल्पी। फिर आगे अति लघुत्तरी प्रश्न यहाँ स्क्रीन पे दिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उसे कैसे हल करेंगे, कैसे लिखेंगे, उन सब बिंदुओं पर हम आज के इस क्लास में बात करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हल कर रहे हैं यूपी बीटीसी यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 के पेपर है, या आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है बहुविकल्पी, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां दिया है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, 1 नंबर का होगा। जैसे देख सकते हैं उस प्रश्न के सम्मुख आपका नंबर दिया है, आप सही उत्तर देते हैं तो 1 नंबर आपका सही होगा। तो आप सभी को बता दें, पहला जो अंतस्थ व्यंजन है आप सभी को हमने क्लास में विस्तार से पढ़ाया और समझाया था। तो जो भी स्टूडेंट उस क्लास को नहीं किए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उस क्लास को जरूर देख लें। मैराथन क्लास भी कराई गई है, जिसमें विस्तार से बताया और समझाया गया है, इस टाइप के प्रश्नों को पूरा हल कराया गया है। एक क्लास यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बता दें, आपका बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, पांचों आपके एग्जाम में सही होंगे तो 5 नंबर आपका सही होगा। तो देख सकते हैं पहला का जो उत्तर है आप सभी को बता दें, यानी अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या है 4 है। आप सभी को बता दें वो कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन है, तो य, र, ल और व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। तो इस तरह आप लोग अपने एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 है बहुविकल्पी। यहाँ ध्यान रखेंगे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, यानी इसका उत्तर आप जब अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो सीधे लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 का जो उत्तर है वह कौन सा है, दूसरा यानी 25। जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वो 25 है, यानी क वर्ग से लेकर आप सभी को बता दें प वर्ग तक के जितने भी व्यंजन हैं, यानी क वर्ग में 5, फिर च वर्ग में 5, फिर ट में, फिर त और प, इन सभी वर्ग में जो 5-5 वर्ण हैं, इन व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। तो इसका उत्तर 25 है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। काफ़ी इजी प्रश्न होते हैं, आप लोग ध्यान रखें। यदि आप लोग इसको नहीं पढ़े हैं तो मैराथन क्लास कराई गई, उसको पढ़ ले, ध्यान से पढ़ ले, समझ ले। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में, ठीक है। पांचों सही आपको करना बहुत जरूरी होता है, यदि करेंगे तो 5 आपको सीधे सीधे 5 नंबर मिलेंगे। निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है, ध्यान रखेंगे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का आप सभी लोग उत्तर इसका बता देंगे, यानी क जो है यह महाप्राण नहीं है। आप सभी को आज के इस क्लास में भी बता देते हैं, महाप्राण वे होते हैं, यानी वे व्यंजन होते हैं, आप सभी को बता दें वे वर्ण होते हैं जो हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। कौन सा, दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण होता है, और हर वर्ग का
पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो होता है यह अल्प प्राण होता है। ठीक है, अल्प प्राण, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। तो क जो है यह महाप्राण नहीं है, यानी क जो है अल्प प्राण है, और घ आपका, फ और ठ ये सभी क्या है, महाप्राण है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। इसका उत्तर आप सभी लोग देंगे कृष का। कृष शब्द का विलोम क्या है? तो प्रश्न नंबर 4 का आप सभी को उत्तर बता दे। इसका ऑप्शन तीसरा जो है स्थूल, बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे, आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनमें से भाषाई कौशल नहीं है, आप सभी लोग ध्यान देंगे। यानी भाषाई कौशल यानी भाषा व्यक्त करने का कौशल या स्किल कर सकते हैं, वो कौन सा नहीं है? तो आप सभी को बता दें गद्य नहीं है। ठीक है, लेखन जो है यह भाषाई कौशल है, पठन भी भाषाई कौशल, और वाचन जो है लिखने पढ़ने और बोलने का ये जो क्रिया है ये भाषाई कौशल है, लेकिन गद्य भाषाई कौशल नहीं है। इसमें पूछा है इस प्रश्न में कि भाषाई कौशल नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बी है। ठीक है, तो ये रहा आपका बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि अति लघुत्तरी प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं, कैसे इसका उत्तर लिखना है अपने एग्जाम के उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 6 दिया है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? इसका आपके सामने अंक दिया है, यानी 1 अंक, यानी 1 नंबर का यह प्रश्न है। यानी यदि आप इसे सही से लिखते हैं, यानी 30 शब्दों में लिखते हैं, तो पूरा पूरा 1 अंक आपको मिलेगा। आपको बता दें ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। ध्यान रखें, आप लोग सुने, सब जो आपको बताया जा रहा है उसे सुने, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, पॉइंट है, उसे हम आपको लिखाते चलेंगे। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, यानी समय लगे, यानी कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे उसके उदाहरण अब आपको हम बताएंगे, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे अ, ई और उ और री। आप ध्यान रखेंगे, यानी छोटा अ और छोटी ई और छोटा उ और री जो है, ये 4 जो स्वर हैं यह ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, कह सकते हैं, या कम समय लगता है। ठीक, तो ये रहा इसका उत्तर, इस तरह आप लोग लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। आप लोग ध्यान रखें, काफी महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि कैसे, किस विधि से आप अपने जो है एग्जाम, यानी सेमेस्टर यूपी बीटीसी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में, यानी हिंदी का जब पेपर देने जाएंगे, आप ध्यान रखेंगे यह आपका हिंदी का पेपर, यानी देख सकते हैं षष्ठम प्रश्न पत्र, यानी 6वां प्रश्न पत्र है। जब देने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, किस विधि से लिखेंगे, कैसे 30 शब्दों को लिखेंगे, तो अति लघुत्तरी प्रश्न का पूरा पूरा अंक आपको मिलेगा। ठीक है, तो सुधा एवं पंकज का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो सीधा सीधा लिखना है सुधा, यानी सुधा का जो कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द अर्थ लिखना है, तो सुधा को अमृत और पीयूष, ये तीनों आप ऐसे लिख सकते, 2 लिख सकते हैं सुधा के लिए। ठीक है, फिर पंकज का जो अर्थ है, पंकज का अर्थ है, यानी आप ध्यान रखेंगे पंकज को 2 भाग में हम विभाजित करके आपको बता दें, पंक धन, यहाँ पंक, यानी ध्यान रखेंगे पंक धन ज। ठीक है, पंक धन ज, यानी पंक का क्या होता है, कीचड़। क्या है इसका शाब्दिक जो अर्थ है वह कीचड़ है, और ज का होता है जल, यानी जल, यानी कह सकते हैं कीचड़ जो जल है, कीचड़ का जो जल है उसमें खिलने वाले को क्या कहते हैं, यानी कमल। इसे ध्यान रखेंगे, कमल का फूल, क्या कमल, कमल का ही कह सकते हैं समानार्थी पर्यायवाची शब्द क्या है, पंकज है। तो पंक धन ज, यानी कीचड़ में खिलने वाला, यानी कमल के फूल की बात कही जा रही, तो क्या होगा, कमल। सुधा का क्या, पीयूष, अमृत। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे तो पूरा पूरा अंक आपको मिलेगा। अब प्रश्न नंबर 8 दिया है, कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक चिन्ह लिखिए। आप सभी को बता दें कि कारक किसे कहते हैं, उसे आप लोग जान जाएं, और कारक के कितने प्रकार हैं उसे भी ध्यान रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में ध्यान रखें कि किसी भी तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जो आपके एग्जामिनर होते हैं वह पूछ लेंगे या कारक किसे कहते हैं, या कारक कितने प्रकार के होते हैं, निम्न बिंदुओं द्वारा उन्हें दर्शाएं। किसी भी प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो उससे संबंधित हर एक प्रकार के प्रश्नों को आप पढ़ें, ध्यान में रखें। कैसे आप उसको पढ़ सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर को उसको एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर का स्तर क्या होता है, प्रश्नों का स्तर क्या होता है, किस टाइप के यानी बहुविकल्पी, लघुत्तरी और
कह सकते हैं दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी को आप जानते रहेंगे तभी उसका प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। कारक किसे कहते हैं आप सभी को बता दें, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे कह सकते हैं शब्द से या वाक्य के किसी दूसरे क्रिया से उसका संबंध बताया जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। अब कारक यहां दिया है, कर्ता कारक चिन्ह लिखिए, यानी सीधा सीधा आपको बता दें कारक के जो प्रकार हैं वह 8 प्रकार है। कौन कौन से? 8 प्रकार है। इसे भी ध्यान रख ले, आपके एग्जाम में पूछा जाए तो इसका उत्तर आप दे पाएं कि कारक के कुल कितने प्रकार हैं। तो कारक जो है 8 प्रकार के हैं, इसे आप ध्यान रख लें। कौन कौन सा कारक है? कर्ता, यहाँ पूछा है कि कर्ता कारक चिन्ह बताइए, तो कर्ता कारक का जो चिन्ह है वह ने है। कौन सा है? कर्ता कारक का चिन्ह ने है, ठीक है। कर्ता कर्म, आप सभी को बता दें कर्ता कर्म, कर्म का चिन्ह जो है वह को है। उसके बाद करण आपका आता है, करण, करण का जो कारक चिन्ह प्रयोग होता है वह से या के द्वारा, आप सभी को इससे संबंधित बता दें कि एग्जाम में पूछा जाए तो उसे लिख ले। फिर संप्रदान आपका आता है, संप्रदान के लिए जो कारक चिन्ह प्रयोग होता है को के लिए प्रयोग होता है, इसे आप लोग ध्यान रख लें, आप सभी को बता दे रहे हैं। अपादान, अपादान का प्रयोग जब होता है, अपादान उसका जो कारक चिन्ह प्रयोग होता है से प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ अपादान के लिए अलगाव की बात होता है। किसका? अलगाव, यानी अलग होने की बात होती है, तो से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला हम लोग बात करेंगे अपादान के बाद कौन सा कारक है, तो उसे आप लोग ध्यान रखिए कि संबंध, यानी संबंध कारक चिन्ह है, कारक है, उसका कारक चिन्ह है जब का प्रयोग हो, की प्रयोग हो, के प्रयोग हो या रा प्रयोग हो, री रे प्रयोग हो। अधिकरण जो कारक है उसका चिन्ह क्या है, यानी कारक चिन्ह क्या है उसे नोट कर लें, में प्रयोग हो या पर प्रयोग हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक आपका लास्ट होता है अंतिम संबोधन, ठीक है। संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग जैसे हे, अरे, हे राम, ऐसे जो कारक चिन्ह प्रयोग होते हैं वह सदैव असंबोधन कारक में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कारक की परिभाषा और कारक के कितने प्रकार और कर्ता कारक यानी जो 8 कारक है उनके कारक चिन्ह क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। अब अगला हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 9। आप लोग ध्यान रखेंगे जब 1 नंबर के प्रश्न है तो सीधा सीधा आप जवाब देंगे 30 में, यानी इससे संबंधित हम ज़्यादा बता दिए, लेकिन यहाँ आप कारक चिन्ह, कारक की परिभाषा और कर्ता कारक चिन्ह को बताएंगे। आपको हमने 8 कारक इसलिए बताया कि एग्जाम में किसी और कारक के बारे में पूछा जाए तो आप उसे अच्छे से बता पाए, लिख पाए। प्रश्न नंबर 9 है कि अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। तो आप सभी को बता दें अभिव्यक्ति यानी व्यक्त करने का साधन क्या है, यानी व्यक्ति का जो व्यक्त करने का साधन है वह मौखिक कह सकते हैं, मौखिक है। दूसरा आपका लिखित, और तीसरा आपका आ जाता है, ध्यान रखेंगे, सांकेतिक। कौन सा? सांकेतिक, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख साधन माने जाते हैं। वैसे तो मुख्यतः आपके 2 प्रमुख साधन हैं, मौखिक, लिखित, और तीसरा आपका सांकेतिक आ जाता है, ठीक है। जो गूंगे व्यक्ति होते हैं उनका जो भाषा होती है, यानी उनके व्यक्त करने का अभिव्यक्ति, यानी उनके व्यक्त करने की भाषा का जो साधन है वह सांकेतिक भाषा है, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो ये आपका कौन सा है? ये अति लघुत्तरी प्रश्न है। उसमें अब हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 10वें को देखेंगे, विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट करिए, यानी ध्यान रखेंगे प्रश्न नंबर 10। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग बीच में या अंत में उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, याद भी कर लेंगे कि जब हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के भाव या कह सकते हैं अपने अलग अलग प्रकार के भाव या विचारों को जब हम लोग स्पष्ट करते हैं या प्रकट करते हैं तो जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कहाँ? जिन चिन्हों का प्रयोग बीच बीच में करते हैं या उस वाक्य के अंत में करते हैं उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ध्यान रखेंगे जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं जहां अब हम भाव को, विचार को स्पष्ट करते हुए थोड़ा से उसे विराम देते हैं, जहां विराम देते हैं कैसे कह सकते हैं, या पूर्ण विराम या कामा या कह सकते हैं बिंदु, ऐसे चिन्हों का जब प्रयोग करते हैं
तो वह विराम चिन्ह होता है, यही विराम चिन्ह का आशय है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग लेखन विधि में किया जाता है। ध्यान रखेंगे, जब क्लास में यानी कक्षा में बच्चों को समझाने के लिए कह सकते हैं चित्र के माध्यम से, चित्र विधि से कह सकते हैं, चित्र विधि या कह सकते हैं और किसी गतिविधि जैसे खेल के माध्यम से जब बच्चों को उसे हम बताते हैं, समझाते हैं, ताकि उसे वो सहज भाव से स्पष्ट रूप से समझ जाए, तो ये विधि जो होती है कह सकते हैं चित्र या खेल की विधि, इस विधि को मॉन्टेसरी विधि कहा जाता है। तो ये लेखन विधि इसे कहते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, कैसे लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, आप ध्यान रखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 12 जिसका आपको दिया है उसके सामने अंक यानी 2 अंक के, यानी जो प्रश्न लघु उत्तरीय है वो 2 अंक के हैं। इसको 50 शब्दों में लिखना है। आप ध्यान रखेंगे 50 शब्दों में लिखना है। यदि आप 50 शब्द या 50 शब्द से ऊपर लिखते हैं तो आपको बता दें सही सही उसका उत्तर जो पूछा जा रहा है वही आप लिखते हैं तो आपको 2 अंक सीधा सीधा मिलेगा। ठीक है, दिया है शिरोरेखा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी को बता दें कि शिरोरेखा वर्डों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को कहते हैं। यानी जो हम वर्ड लिखते हैं, जैसे कोई शब्द लिख दिए, जैसे किसी का नाम है कि हमने लिख दिया राम। ठीक है, राम के ऊपर जो हम लाइन यानी पाई खींचते हैं, यहाँ ध्यान रखेंगे पाई ये दिया हुआ है, इसी रेखा को क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। यानी इस शब्द के सिर पे जो हमने रेखा बना दिया इसी को शिरोरेखा कहा जाता है। तो इसका परिभाषा क्या हुआ इसे आप लोग नोट कर लेंगे। शिरोरेखा वर्डों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को कहते हैं। दिया है कि 2 उदाहरण देते हुए समझाए, तो 2 उदाहरण हम जैसे बता रहे हैं, राम पहला उदाहरण है राम और कृष्ण। आप ध्यान रखेंगे इसमें दिया है जैसे कि 2 पाई के बराबर शब्द से शब्द की बीच की दूरी होना चाहिए। यानी 2 पाई, यहाँ देख सकते हैं 2 वर्ड दिया है, ये दोनों पाई के बीच, दोनों शब्दों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। दूसरा है जैसे राम आओ सोहन आओ, दूसरा क्या है, राम आओ या कह सकते हैं सोहन आओ। ठीक है, इसे हम लोग जैसे जानेंगे, ये 4 पाई वाले हैं। कौन से, 4 पाई की दूरी के बराबर 2 वाक्यों के बीच की दूरी विराम चिन्हों को छोड़कर होनी चाहिए। यानी 4 पाई कैसे हो गया, यहाँ देख सकते हैं 2 शब्द यहाँ 2 शब्द यहाँ, यानी दोनों पर 2 2 2 4, 4 पाई वाले हो गए। 4 पाई वाले शब्दों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए विराम चिन्ह को छोड़कर, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो ये आपका शिरोरेखा किसे कहते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको हमने बताने और समझाने का प्रयास किया। तो ये आपकी परिभाषा, ऐसे आप लोग नोट कर लेंगे। जहां ना समझ में आए वीडियो को पॉज करिए, सुनिए स्पष्ट रूप से। ध्यान रखें कि आप लोग जो भी शिक्षक आपके बता रहे हैं उनकी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए। ठीक है, तभी आप परीक्षा में लिख पाएंगे। देखिए परीक्षा में लिखने के लिए आपको समझना है, रटना नहीं है। जिस दिन आप समझ गए उस दिन आप अपने शब्दों में उसे व्यक्त कर पाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे, लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट करिए। प्रश्न नंबर 13 आप सभी को बता दें, लेखन शिक्षण के महत्व क्या क्या है। जैसे छात्रों को लिपि, यानी जो छात्र हैं छात्रों को लिपि, शब्द, मुहावरा, क्या, लिपि, शब्द, मुहावरा आदि का जो ज्ञान कराना, यह लेखन शिक्षण का महत्व। ये पहला महत्व है, किसको, छात्रों को। दूसरा महत्व क्या है उसे आप लोग नोट करेंगे कि छात्रों को शुद्ध वर्तनी, आप लोग नोट कर लेंगे। आगे आप लोग लिखेंगे उसमें कि छात्रों को किसको बताया जा रहा है, क्योंकि लेखन शिक्षण किसे बताया जाएगा, एक शिक्षक छात्र को बताएगा ना। तो छात्रों को शुद्ध वर्तनी, क्या, शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना, वाक्य रचना तथा विराम चिन्ह आदि का ज्ञान कराना है। वह विराम चिन्ह आदि का ज्ञान कराना क्या है, यह लेखन शिक्षण का महत्व है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, कम से कम आप लोग 5 महत्व लिखेंगे। तीसरा महत्व आप लोग नोट कर लेंगे, आप सभी को बता दें, सुन लें, नोट कर लें, जैसे भी आपको अच्छा लगे। छात्रों को सुंदर स्पष्ट, ठीक है, छात्रों को सुंदर स्पष्ट सुडौल अक्षर लिखने का निपुण ज्ञान कराना। ठीक है, क्या, सुंदर स्पष्ट और सुडौल अक्षर लिखने का
स्पष्ट ज्ञान कराना है, ये लेखन शिक्षण के महत्व हैं। ठीक है, अब चौथा महत्व आप सभी लोग लिख लें। आप ध्यान रखें जब भी किसी का महत्व पूछा जाए तो कम से कम 5 बिंदु आप लिखें। ठीक, पांचवा है कि छात्रों को विषयानुसार भाषा शैली, यानी उनके विषय के अनुसार, विषयानुसार भाषा शैली क्या है, छात्रों को, यानी एक शिक्षक को लेखन शिक्षण के लिए विषयानुसार, यानी छात्रों को विषयानुसार भाषा शैली, विचारों की तार्किक क्रम का अभिव्यक्त करना। आप ध्यान रखेंगे उनके तार्किक यानी उनके सोचने समझने की जो क्रम है उसका विकास करना, ये लेखन शिक्षण का महत्व है। पांचवा महत्व आप सभी लोग सुन लें या याद कर लें, समझ लें, लिख लें, शब्दकोश का ज्ञान कराना बहुत महत्वपूर्ण है, यानी शब्दकोश का ज्ञान कराना ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखन शिक्षण के लिए शब्दकोश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। छठवां भी लिख लेंगे, आप लोग ध्यान रखें, आपके जानकारी के लिए, आपके समझ के लिए है कि सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। क्या, सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, किसमें, छात्रों में। ध्यान रखेंगे छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, यह शिक्षण लेखन का महत्व है। अगला महत्व लिख लेंगे कि स्वतः लेखन की प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न करना, यानी शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के अंदर स्वतः, यानी उनमें खुद से लिखने का जो क्रिया है, यानी लेखन जो क्रिया है, यानी उनका जो रचनात्मक क्रिया है उनमें उनके रुचि का विकास करना। ये क्या है, ये सभी जो बिंदु हैं, सभी पॉइंट है, यह लेखन शिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, कैसे लिखना है उसे भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग जब भी महत्व या उद्देश्य पूछा जाए तो 5 बिंदु आप लोग लिखें। अगला आपका क्या है, प्रश्न नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ दिया है, श्रुत लेख का अर्थ एवं महत्व बताएं। तो सबसे पहले आपको बता दें, श्रुत लेख का अंग्रेजी भाषा जो है डिक्टेशन है। क्या है, डिक्टेशन। ठीक, यह क्या है, श्रुतलेख का अंग्रेजी भाषा है, यानी इसका अर्थ आप लोग समझ जाएंगे। श्रुतलेख सुलेख भी कहते हैं, श्रुतलेख को क्या कहते हैं, सुलेख, यानी सुंदर लेख कह सकते हैं। सुलेख का अर्थ है कि सुंदर लेख, और श्रुतलेख का अर्थ क्या है, श्रुत का शाब्दिक अर्थ है सुनना। क्या, सुनना, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए किसी प्रश्न को बताया जाए, उसके शब्द के अर्थ को बताया जाए, यदि आप अच्छे से सुन समझ लेते हैं तो परीक्षा में आसान से अपने भाषा में लिख सकते हैं। श्रुत का अर्थ है सुनना, यानी सुनकर जब हम लिखते हैं तो उसे ही श्रुत लेख कहते हैं। यानी जब कक्षा में बच्चों को शिक्षक या कोई दूसरा बच्चा किसी भी कह सकते हैं एक पैराग्राफ को उनको बोल के, यानी अपने मुख से वह बोल के बच्चों को लिखाता है, जब बच्चा उनको सुन के अपने कॉपी में लिखता है तो उसे श्रुत लेख यानी सुलेख कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अब इसका ये अर्थ हुआ। अब महत्व को समझेंगे कि महत्व क्या है, तो उसे आप ध्यान रखेंगे। श्रुत लेख यानी जो सुन के लिखने के उद्देश्य क्या है, श्रुत लेखन का उद्देश्य है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, शब्द का उद्देश्य है कि वाक्य को दुरुस्त करना तथा लिखने की तीव्रता का विकास करना। यानी श्रुत लेख शब्द का उद्देश्य है, ध्यान रखेंगे कि वाक्य को दुरुस्त करना, जो वाक्य है उसको दुरुस्त करना, यानी शुद्ध वाक्य को लिखना तथा लिखने की जो तीव्रता है, यानी लिखने की जो गति है उसमें विकास करना। काफी महत्वपूर्ण, इसे ध्यान रखेंगे। यह आपका श्रुत लेख का महत्व है। यानी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि श्रुत लेख क्या है, यानी सुनकर लिखना, और उसका महत्व है कि उसके वाक्य में का क्या कह सकते हैं, जो वाक्य लिखेंगे उसमें शुद्ध वाक्यों का लिखने का विकास करना और लिखने की गति में विकास करना, यह उसका महत्व है। किसका, श्रुत लेख का। अब आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, उनके नाम लिखिए। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, उसे नोट भी कर लेंगे। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, उष्म व्यंजन। ठीक है, उसे हम आप लोगों को बताने और समझाने का प्रयास करेंगे कि उष्म व्यंजन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग जानेंगे उष्म व्यंजन यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय उष्मा या गर्मी उत्पन्न होता है, जैसे मुख से हवा रगड़ खाने की वजह से। जब हम जिस व्यंजन का उच्चारण करते हैं, पहले आप उदाहरण को समझ लें फिर समझें उसमें व्यंजन क्या है। उदाहरण जैसे आप ध्यान रखेंगे, जो बड़ा स यानी तालव्य स है, उसके बाद मूर्धन्य स, उसके बाद छोटा यानी दंत स और ह, ये 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों के माध्यम से इसकी परिभाषा को आसान और सहज भाषा में समझ सकते हैं कि जब हम
इन 4 वर्णों का उच्चारण करते हैं, तब हमारे उच्चारण करते समय जो मुख से हवा निकलती है, यानी मुख में रगड़ खाने की वजह से ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उस ऊष्मा की वजह से हमारे मुख से गर्मी निकलता है, यानी गर्म हवा निकलती है। आप ध्यान रखेंगे क्या, गर्म हवा। आप लोग इसका उच्चारण करके जो है देख सकते हैं, श स और ह जैसे उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। कैसे, यानी मुख में जो है रगड़ खाने की वजह से हमारे हमारे दांतों के बीच, ठीक है, तो यह क्या होता है, उसे ही ऊष्म व्यंजन या ऊष्म व्यंजन या इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, संघर्षी। एग्जाम में संघर्षी या ऊष्म पूछा जाए तो दोनों एक ही है, ठीक है, तो ये भी आप लोग समझ गए होते, ऐसे आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने है, जैसा कि देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है उसे हम लोग देखेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, देवनागरी। क्या दिया है, देवनागरी लिपि की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो सब काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले बताएंगे हिंदी की जो लिपि है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे हम लोग जो पढ़ते हैं, समझते हैं, जो लिखते हैं, ये जो लिपि है, कह सकते हैं हिंदी की लिपि है, ये क्या है, देवनागरी लिपि है, ठीक है। कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे, ब्राह्मी लिपि से। किसका, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है यह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वर्तमान रूप ब्राह्मी का विकसित रूप है, ठीक है। समय समय पर क्या, यानी जो देवनागरी लिपि है उसमें समय समय पर देवनागरी लिपि में नवीन ध्वनियाँ और उनके नए नए चिन्ह लाए गए हैं। यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला लिपि विश्व की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। तो ये जो है देवनागरी लिपि की विशेषता है। आप सभी को बता दें, जो हिंदी भाषा है या संस्कृत भाषा है, उसके बाद कह सकते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे, मराठी है, नेपाली है, आदि ये सभी जो भाषाएं हैं यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो आप इतना लिख देते हैं और ये आप भाषाओं को लिख देते हैं तो आपको पूरा पूरा अंक आपके एग्जाम, आपके परीक्षक जो है वो दे देंगे, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 को हम लोग हल करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे आप लोग ध्यान रखें। इस प्रश्न में दिया है विलोम तुकांत समानार्थी शब्दों के आशय को उदाहरण सहित समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न में 3 कह सकते हैं प्रश्न बना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द का आशय क्या है, उसके आशय को जानेंगे। उसके बाद विलोम शब्द के उदाहरण को समझेंगे और जानेंगे। ध्यान दें कि आप लोग चीज़ों को समझ लेंगे तो परीक्षा में आसानी से लिख ले पाएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आप लोग समझने का ज़्यादा प्रयास करें। विलोम शब्द क्या होता है, यानी किसी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाला, यानी किसी शब्द का विपरीत जो अर्थ देता है, क्या, विपरीत अर्थ प्रकट करता है। विलोम, वी का शाब्दिक अर्थ है शब्द, यानी शब्द का जो लोम, यानी आप ध्यान रखेंगे वी और लोम 2 शब्द से बना है। वी का अर्थ है शब्द और लोम का अर्थ है विपरीत जो अर्थ देता है, क्या, विपरीत। किसी शब्द का जो विपरीत अर्थ देता है वह विलोम शब्द होता है। ये विलोम शब्द का आशय हुआ, परिभाषा हुआ। अब उदाहरण क्या है, जैसे आप लोग सामान्य सा ले सकते हैं, रात, रात का क्या विलोम शब्द होता है, दिन। उसके बाद राजा, राजा का विलोम शब्द क्या है, रानी। माता, माता का विलोम शब्द क्या है, पिता। तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, विलोम शब्द है। ये विलोम शब्द का आशय और परिभाषा। अब आगे हम लोग तुकांत शब्द को समझेंगे, पढ़ेंगे, क्या, तुकांत, ठीक है। तुकांत शब्द का आशय क्या है इसे आप लोग समझे। तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं, जैसे रहन सहन। याद रखें, रहन सहन। आप ध्यान रखेंगे, तुकांत शब्द को पहले आप लोग समझ लें कि वे शब्द होते हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं। कह सकते हैं तुकांत शब्द जो हैं उसे कहते हैं जो शब्द हमें सुनने में एक समान लगे, कह सकते हैं उसे तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे कोई हम वाक्य लिखते हैं, जब उस वाक्य के अंत में या किसी शब्द के अंत वाला जो कह सकते हैं प्रत्यय है या शब्द है वह समान प्रयोग हो, यानी कह सकते हैं समान वर्ण हो, उसे तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है बात, क्या दिया है, बात, रात। बात में जो अंतिम वर्ण है त है, रात में अंतिम वर्ण त है, यानी इस दोनों शब्द के अंत में क्या है, तुक, यानी समान। तुक क्या होता है, जो समान अर्थ समान जो अंत में, कह सकते हैं तुकांत यानी तुक।
जब हम रुकते हैं, तुक का अर्थ है जहां रुकते हैं, अंत का जो अर्थ है यानी जो अंत होता है, जो हमारे जहां हम रुकते हैं जिस शब्द के अंत में, उसका जो अंतिम वर्ण होता है वो समान हो, उसे तुकांत कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, मान जान, जैसे हम प्रयोग करते हैं मान जान, दोनों शब्द के अंत में क्या है, न न है, यानी अंत का जो वर्ण है वह क्या है, समान है, तो वे क्या कहलाते हैं, वे तुकांत कहलाते हैं। आगे अगला हम लोग देखेंगे, समानार्थी का आशय पूछा है, किसका, समानार्थी शब्द का आशय पूछा है और उसके उदाहरण को समझेंगे। समानार्थी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, समान धन अर्थी, अर्थ यानी जिस शब्द के समान अर्थ प्रकट हो, यानी समानार्थी अर्थ का परिभाषा है कि किसी शब्द का समान अर्थ दूसरे शब्द या उसी के समान अर्थ का जो दूसरा अर्थ होता है, कह सकते हैं कोई शब्द है, जैसे आपको बता दे सूर्य, सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है यानी सूर्य के समान अर्थ प्रकट करने वाला जो दूसरा कह सकते हैं शब्द है, यानी दूसरे शब्द में दूसरा शब्द क्या है, जैसे भानु है, भानु, भास्कर, दिनकर है और दिवाकर है, ये सभी क्या है, ये सभी समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं, यानी सूर्य का ही पर्यायवाची है, सूर्य का ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं, लेकिन इनका दूसरा नाम है। तो ध्यान रखें, किसी शब्द का दूसरा नाम हो लेकिन अर्थ समान दे, अर्थ समान प्रकट करे, वे क्या कहलाते हैं, वही तो समानार्थी शब्द है। तो ये रहा आपका समानार्थी शब्द की परिभाषा, समानार्थी शब्द का आशय, समानार्थी शब्द के उदाहरण। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे, आप लोग ध्यान दे सकते हैं, यहाँ अगला दिया है आपके सामने है, अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनि में अंतर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम लोग समझेंगे जानेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इस अंतिम प्रश्न पे ध्यान रखें कि अनुस्वार क्या है और अनुनासिक क्या है, उसे हम आप लोगों को बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, आप लोग ध्यान रखेंगे, जो अनुस्वार है इसके उच्चारण में जो वायु है वह कहाँ से निकलती है, तो उसका उच्चारण में जो वायु है वह नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है। क्या, वायु नाक से निकलती है और उच्चारण जो है वह झटके के साथ होता है, तो वह अनुस्वार जो है क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, जैसे आप सभी को बता दें, अनुस्वार वर्ण में आप ध्यान रखेंगे, ऐसे किसी शब्द के ऊपर जब बिंदी लगा हो तो अनुस्वार वर्ण का वह चिन्ह है, और उसका उदाहरण जैसे है, उदाहरण आपको बता दे, ठंडा, क्या दिया है, ठंडा, ठीक, कंचन, क्या है, कंचन, उसके बाद चंपत, क्या है, चंपत, उसके बाद अंतर, ये सभी क्या है, ये सभी जो शब्द हैं अनुस्वार शब्द के उदाहरण हैं। आदि ऐसे जो शब्द होते हैं वो अनुस्वार शब्द होते हैं, यानी अनुस्वार का आशय है, यानी उसका परिभाषा है कि जब वायु नाक से निकले और झटके के साथ उच्चारण हो, अनुस्वार कहलाते हैं। अनुनासिक क्या है, उसकी आशय को हम लोग समझेंगे। अनुनासिक का चिन्ह आप लोग समझ ले, जब ऐसे प्रयोग हो, वह जिस भी शब्द में इस तरह के चिन्ह का प्रयोग हो वह अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलता है, क्या, नाक और मुख दोनों से इसका उच्चारण होता है, वह क्या कहलाता है, वही तो अनुनासिक कहलाता है। जैसे चांद, इसकी परिभाषा क्या है, चांद, बूंद, आंख, ये सभी क्या है, यही सभी तो अनुनासिक के उदाहरण हैं। तो ये अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों का ये विशेष अंतर रहा। तो आज के क्लास में ये रहा, आप सभी को महत्वपूर्ण क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने देखा, जाना, समझा और हल भी किया। यूपी, आप सभी को बता दें, यूपी बीटीसी यानी यूपी बीटीसी या कह सकते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022, आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, 2022 के 6वां प्रश्न पत्र जो हिंदी का पेपर है उसे हम लोग हल किया, जाने और समझे। तो आप सभी स्टूडेंट जो है जब भी अपने एग्जाम में बैठे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए तभी जाएं और अच्छे से अपना उसमें उत्तर लिखें और दें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।